बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, मैं अपने मुतादिद वीलॉग्स के अंदर ये बात कर चुका हूँ कि हर सहाफ़ी का एक अपना कबीला है जो अपने कबीले वालों की ज़ुबान बोलता है, इनके हकूक़ और मफादात की जंग लड़ रहा है। वो सहाफ़ी जो अपोजिशन के करीब हैं, आपको अपोजिशन की बात करते हुए नजर आएंगे। वो सहाफ़ी जो हुकूमत के करीब हैं, आपको हुकूमत की बात करते हुए नजर आएंगे। वो सहाफ़ी जो किसी पुलिस ऑफिसर के करीब होते हैं तो उनकी शान में कॉलम लिखते हुए नजर आएंगे। और वो सहाफ़ी जो अदालतों के करीब होते हैं, और मुतअद्दिद दफ़ा ओवर द ईयर्स एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जब सहाफ़ियों को बुलाकर कहा गया कि खबर लगाओ, कल मैं सू मोटो एक्शन लूंगा इसके ऊपर। तो ये सहाफ़ी किसी न किसी कबीले से इनका ताल्लुक है, जो आपको नजर आएगा इनके काम की सूरत में और इनकी तहरीरों की शक्ल में। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ सहाफ़ी का एक कबीला होना चाहिए, और वो वतन अजीज के लिए उनकी तहरीरें होनी चाहिए, उनकी गुफ्तगू सिर्फ वतन अजीज की बका और सलामती के लिए होनी चाहिए। व्यूअर्स, जब इंटरव्यूज इनफरादी नोयत के हों तो इन पर तनकीद करना नहीं बनता, लेकिन जब तनकीद पाकिस्तान के इदारों पर हो, पाकिस्तान के निज़ाम पर हो, तो दिफा हर सहाफ़ी का फ़र्ज बन जाता है। हामिद मीर साहब ने BBC को एक इंटरव्यू दिया, और BBC प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके बारे में मैं माजी में भी कह चुका हूं। आपको याद होगा, एक खबर BBC के प्लेटफॉर्म से नशर हुई जिसमें असतूर पर हमला, मतीउल्लाह जान का मौक़िफ़, हामिद मीर का मौक़िफ़ और फिर अबसार आलम का मौक़िफ़ शामिल किया गया। मासवाए फवाद चौधरी के पाकिस्तान के इदारों का मौक़िफ़ इसमें शामिल नहीं किया गया। एक कैंपेन चलती है इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, और एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ के हुक्मरान जो फैसले करते हैं वो फैसले GHQ में बैठकर किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान की अपनी जो जमहूरी हुकूमत है ये एक बनाना रिपब्लिक है। ये इंप्रेशन इंटरनेशनल मीडिया में दिया जा रहा है। और जब से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया, इसमें मजीद आपको तेजी आती हुई नजर आएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी रेड लाइंस हैं जो सहाफ़ी जब क्रॉस करते हैं तो रियासत ज़रूर हरकत में आएगी, क्योंकि एक बाउंड्रीज आपकी हार्ड बाउंड्रीज हैं और एक वो बाउंड्रीज हैं जो अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं। सहाफ़ी मीडिया के अंदर आकर कौमी राजों से एक तो पर्दा नहीं उठा सकते, और दूसरी बात पाकिस्तान के इदारों को मिलान नहीं कर सकते। हुकूमतों पर क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन वो फैसले जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन जाएं, ये रेड लाइंस हैं जिसे सहाफ़ी जब अबूर करेंगे तो उस पर हर किस्म के मुकदमे जो हैं वो चलाए जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म इसका इंतखाब किया गया, हामिद मीर का एक इंटरव्यू हुआ, और हामिद मीर ने एक बार फिर पूरा सच नहीं बोला। आप सहाफ़ी हैं, आपको पूरा सच बोलना चाहिए। मेरे समेत पाकिस्तान की कौम उस दिन को नहीं भूलेगी जब आपने एक मॉब में खड़े होकर, जो आप जैसे मुख्तलिफ लोग वहाँ पर मौजूद थे लेकिन जहनीत आप जैसी ही थी, जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, बल्कि ये वतीरा है, ये आदत है उनकी, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बात करना। आपको चाहिए था कि आप कौम को सच बोलते और इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बैठ के सच बोलते। आप हिस्साकार बने, आपने हिस्सा डाला, अलाकार बने, और किस तरह बने आज की इस वीडियो में व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। हामिद मीर ने पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की है। हामिद मीर से सवाल किया गया कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त नहीं है। पहली बात यह है कि इससे पहले कितनी हुकूमतें गुजरी हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी आप उठाकर देख लें, किस तरह लोगों की ज़ुबानबंदी की गई। मुतादिद एग्जाम्पल्स मैं कोट कर सकता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में किस किस्म की आज़ादी आपको हासिल थी, यानी पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी हासिल थी, वो भी आपके सामने है। मुशर्रफ के टाइम में किस किस्म की आज़ादी, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया कि आप पर पाबंदी थी। तो कम अज़ कम झूठ मत बोलें, दुनिया को ये एक झूठा बयानिया उसके सामने पेश मत करें कि आज़ादी नहीं है। व्यूअर्स, की हालिया मिसाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के लाइव कॉल सेशन है, जिसमें कोई भी शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो कॉल्स करते हैं, तनकीद करते हैं, सख्त सवालात करते हैं, और इमरान खान उनका जवाब देता है। लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। हमने वो भी लीडर देखे जो पर्चियों पर तकरीरें करते रहे। हमने वो भी लीडर देखे कि जब उन्होंने कॉरिडोर्स में आना होता है और जहां पर उनका सामना न्यूट्रल सहाफ़ियों से ना हो सके, कॉरिडोर्स को खाली करवा दिया जाता है, और फिर किस किस्म के सवालात पूछे जाएंगे, लोगों के कानों में वो सवालात डाले जाते हैं। कम से कम इमरान खान हौसला रखता है तनकीद का, और तनकीद का सामना करना इमरान खान को ही आता है।
حامد میر نے آج کے اپنے اس انٹرویو میں پاکستان کے اوپر اس سازش کا حصہ بنے ہیں جو انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے اداروں پر ہمیشہ تنقید کی جاتی رہی ہے. پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا گیا کہ آپ سارا جو پالیسیز ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ جی ایچ کیو سے جوڑ دیں اور یہ کہیں کہ پاکستان میں فیصلے جی ایچ کیو میں کیے جاتے ہیں. اس انٹرویو کو اگر آپ غور سے دیکھیں ویورز تو اس میں کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حامد میر آج بھی اپنے اوپر پابندی کے باوجود جو ریڈ لائن کراس کی گئی تھی حامد میر کی طرف سے، اس کے باوجود جو ہے آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں. سوال ان سے پوچھا گیا کہ what kind of retaliation، کس قسم کی ریٹیلیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ ریٹیلیشن کیا ہوگی؟ وہ ریٹیلیشن یہ ہے جس کا انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں تو ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ ریٹیلیشن یہ تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کا حصہ بنیں گے، پاکستان کے اداروں کے خلاف لکھیں گے، اعلی کار بنیں گے، بازو بنیں گے اس بیانیے کی جو افواج پاکستان اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف انٹرنیشنلی اٹھایا جاتا رہا ہے. اور خصوصاً اس وقت جب اداروں کی اہمیت بڑھ گئی ہے افغانستان کی صورتحال کے مطابق، اور دوسری طرف جب آپ کا لیڈر جب یہ کہے گا کہ ایبسلوٹلی ناٹ، تو پھر دنیا کی اسٹیبلشمنٹ پر کیا بیتے گی کہ یہ وہ ملک ہے اور یہ اس کا لیڈر ہے جو ہماری باتوں میں نہیں آ رہا، نہ ڈر رہا ہے، نہ جھک رہا ہے، تو ہم اس کو کیسے مغلوب کریں؟ تو آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں. اور دوسرا جو سوال یہاں پر کیا گیا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ کو معلوم تھا کہ آپ پر حملہ کرنے والے لوگ کون ہیں، انفارمیشن موجود ہے، نام بھی لیا گیا، تو پھر آپ نے ثبوت کیوں نہیں پیش کیے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، پوری دنیا کے سامنے ثبوت رکھ دیتے کہ جناب یہ وہ شخص ہے جس نے مجھ پر گولی چلائی، یہ وہ شخص ہے جس نے اسد طور پر حملہ کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے ابصار عالم پر حملہ کیا، اور یہ وہ ثبوت ہیں. اور اب تو آپ کو کسی چیز کا نہ خوف ہے نہ ڈر ہے، لیکن چونکہ ثبوت موجود نہیں ہے، صرف باتیں ہیں، اس لیے آپ نے صرف ان باتوں کا ہی سہارا لیا اور ان انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں بیٹھ کر آپ نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. جو اگلا ان سے سوال کیا گیا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ the state of Pakistan failed to do justice، اور 6 مختلف الزامات ہیں اور آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے، زندہ مثال ہے، اور ریڈ لائن کراس کی گئی، ایسا ذکر جو ہے اس کے اندر کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر آزادی صحافت نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر سینسرشپ کی میں ایک بہترین زندہ جاگتی مثال ہوں. حامد میر صاحب، آپ اگر اس وقت خاموش ہیں تو اس کی وجہ آزادی صحافت نہیں ہے، اس کی وجہ آپ خود ہیں. اگر آپ پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے حوالے سے یہ بات نہ کرتے تو اس وقت پاکستان کی عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. آپ نے یہ کہا اپنی تقریر کے اندر کہ پاکستان کے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے، تو اس کا ایک محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کم از کم ہم کیا مطلب لیں؟ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم انڈیا یا اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہ کر سکیں؟ بیانیے کی جنگ جو ہے، جو آپ اعلی کار بن کر آپ نے شروع کی ہے، اور اس جنگ کا جواب نہ دے سکیں، ایسا کم از کم نہیں ہو سکتا. ویورز، اگلا جو انہوں نے اس میں پوائنٹ اٹھایا کہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، اور ڈیموکریسی اور نو ڈیموکریسی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس پر میرا بھی یہ سوال ہے حامد میر صاحب سے، واشنگٹن پوسٹ کا انہوں نے ذکر کیا، اور پھر جہاں پہ واشنگٹن پوسٹ کے اندر اس سے پہلے وہ الزامات لگاتے ہوئے نظر آئے تھے، پھر انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی لائی، اور پھر کچھ دوستوں کے ذریعے پیغامات بھی پہنچائے کہ مجھے معافی دلوا دی جائے، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں نے کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کچھ افراد کی بات کی ہے. اور یہ وہی بیانیہ ہے جو نواز شریف صاحب بھی اٹھاتے ہیں کہ میں اداروں کو برا بھلا نہیں کہہ رہا، میں کچھ افراد کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. یعنی یہ جو ٹینک تھے یہ کسی ایک فرد کے تھے، یہ پاکستان کی آرمی کے ٹینک نہیں ہیں، بلکہ یہ کوئی ایک شخص ہے جو ان ٹینکوں کو چلاتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے چینل سے مایوس ہیں؟ یہ اپنے چینل سے سوال کریں، آپ مایوس نہیں ہیں، کیونکہ آپ تلاش میں تھے کہ آپ کا یہ پروگرام دوبارہ چلے. اور یہ بھی قوم سے سچ بولیں کہ کس طرح آپ کے اپنے چینل کے اندر لوگ خوش ہیں کہ جناب
कम अज़ कम पाबंदियों का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक है। मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स और शहादतें मौजूद हैं जब लोगों ने कहा कि एक शख्स पूरे सिस्टम को सबोटाज कर देता है, अपनी मर्जी के मुताबिक सहाफ़त को चलाना चाहता है, जिसका असर पूरे चैनल पर पड़ता है। वो लोग जिनकी तनख्वाहें 40-50 हज़ार हैं और बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, आपकी हरकत का आप तो अफोर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भेजना, लेकिन वो लोग जो जिनके जिनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो कहां पर जाएंगे? तो आपके अपने ज़ाती मफादात की जंग लोगों पर भारी पड़ती है। जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जंग आपने शुरू की है, वो लोगों पर इनफरादी तौर पर भारी पड़ती है। विर्स बहुत सारे इल्ज़ामात इस इंटरव्यू में लगाए गए पाकिस्तान के इदारों पर, और कोई नई बात नहीं थी। पुराने इल्ज़ामात को नया करके दोबारा पेश किया गया है। आपको याद रखना होगा, ये आज़ादी सहाफ़त के नाम के ऊपर कुछ सहाफ़ी ये कहते हैं कि जनाब हम चूँकि जो पाकिस्तान की मिलिट्री पर तनकीद नहीं कर सकते, इसलिए आज़ादी सहाफ़त नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की बका इस मिलिट्री की वजह से है, इस एस्टैब्लिशमेंट की वजह से है, जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत बॉर्डर्स पर भी कर रही है और अंदरूनी बॉर्डर्स पर भी कर रही है, जहां पर हमें इस किस्म की जंग से हर वक्त सामना रहता है। और ये इंटरव्यू अगर मैं कहूँ कि दोबारा एक वन साइडेड इंटरव्यू था तो गलत नहीं है, और बीइंग अ पाकिस्तानी इस प्रोटेस्ट को हमें बाकायदा BBC में रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और व्यूअर्स, जब नेशनलिज्म की बात आती है तो लोगों को सजाएं भी होती हैं। BBC ने तो इंटरव्यू किया क्योंकि उनका ताल्लुक हामिद मीर से है, और हामिद मीर साहब पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। बरतानिया के अंदर कैथरीन गन की मिसाल आपको रिसेंट ईयर्स में मिलती है। कैथरीन गन एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट है, ट्रांसलेटर थी, और गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर में ये काम करती थी। और इसका सामना एक दिन एक ऐसी ईमेल से होता है, सीक्रेट मेमो से, जिसमें क्या लिखा था मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूँ। एक खुफिया ऑपरेशन, यानी जो यूनाइटेड नेशन के 6 ममालिक थे, इनके ऑफिस में खुफिया ऑपरेशन करना था, उसे बक करना था। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था, कैमरून था, बल्गारिया, अंगोला। और इसके बारे में आपको बताते चलें कि दीज were 6 swing nations on the United Nations Security Council that could determine whether United Nations approved the invasion of Iraq. और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि जो इराक में जो कुछ हुआ, क्योंकि आपको याद होगा कि उस वक्त कीमियाई हथियारों की बात होती रही और कीमियाई हथियार किसी को नहीं मिले, और बाद में इसका बहुत ड्रास्टिक इफेक्ट हमने लेबर जमात के ऊपर भी देखा। टोनी ब्लेयर बहुत सारी क्रिटिसिज्म की जद में भी रहे कि जनाब हथियार नहीं मिले, लेकिन लोगों ने इस जंग के खिलाफ और टोनी ब्लेयर के खिलाफ उठ खड़े हुए, और उन्हें कहा कि एक जंग ऐसी मुसल्लत की गई जो इंसानियत के खिलाफ है। और यही प्ली थी जो कैथरीन गन ने भी उठाई। कैथरीन गन ने जो कुछ किया वो सही था या गलत था, लेकिन रियासत के खिलाफ था। ऑफिशियल एक्ट की इसने क्योंकि धज्जियां उड़ाई थी, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत ये लोग बाउंड थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन उस बिल्डिंग से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन ये मेमो जिसमें इंफॉर्मेशन थी इराक वॉर के हवाले से, कीमियाई हथियारों के हवाले से, और जो ऑपरेशन किया जाना था 6 ममालिक के ऑफिस को बक करने का, उसके हवाले से इंफॉर्मेशन रिलीज की गई, और उसकी कॉस्ट कैथरीन गन को जो है वो उठाना पड़ी। 8 माह कैद भी हुई, और इसके अलावा जो लिखा गया कि गन स्पेंट अ नाइट इन पुलिस कस्टडी एंड 8 months लेटर एंड वाज चार्ज विद ब्रेकिंग द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अगर कोई शख्स इस चीज़ का मुताला करे तो ये तो समझ में आती है कि जंग किसी सूरत भी कबूल नहीं है, और आप एक ऐसी जंग करने जा रहे हैं। आप वहाँ पे मशरूम बॉम्ब जिस तरह पूरी दुनिया को दिखाए गए, और कहा गया कि दहशतगर्दी हो रही है, और किस तरह हुकूमत जो इराक की हुकूमत है वो किस किस्म की हुकूमत है, एक नेगेटिव पिक्चर दुनिया के सामने पेश किया गया। यहाँ पर हामिद मीर साहब की जो एग्जाम्पल है वो तो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। उस वक्त भी वो इक़दाम जो कैथरीन गन ने किया, जो उठाया, कदम जो उठाया, वो इंसानियत की बका के लिए था, जंग के खिलाफ था। लेकिन हामिद मीर साहब कौन सी जंग लड़ रहे हैं और किसकी जंग लड़ रहे हैं? तो ये दोनों इंसिडेंट्स अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन यहाँ के कानून ने कैथरीन गन को सज़ा दी।
तो हामिद मीर साहब सिर्फ एक हिस्सा बन रहे हैं और एक ऐसी झूठी जंग का और एक झूठे बयानी का जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए चलाई जा रही है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा। हामिद मीर साहब के साथ मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब भी रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात होगी हम खामोश नहीं बैठेंगे, बोलते रहेंगे और BBC को अपना एहतजाज भी हम रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है और हमारी सालमियत के ऊपर ये एक हमला है जो किया जा रहा है। क्योंकि वन साइडेड वर्जन किसी को हक नहीं है कि वो चलाए और ये कहे कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त नहीं है। कोई ये शख्स कहे कि पाकिस्तान के अंदर इदारे जो हैं वो हुकूमतें चला रहे हैं। कोई शख्स ये कहे कि पाकिस्तान की जमहूरियत नहीं है, सिर्फ जमहूरियत आपको अमेरिका में मिलेगी, इंडिया में मिलेगी और बरतानिया में मिलेगी। पाकिस्तान के इदारे पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और इस किस्म के ओछे हथकंडे कभी भी पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो थी। अपने कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।